हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें इंडस्ट्री एंड कम्पिटिटिव एनालिसिस का जो आपका टॉपिक चला हुआ है उसको आज फिनिश कर देना है, कंप्लीट कर देना है। लास्ट लेक्चर में आपके साथ हमने 4 स्टेप तक कंप्लीट कर लिया था, पर हम दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। क्वेश्चन आपका फैक्टर से आए या कंपोनेंट से आए या स्टेप से आए या रीजन से आए, किसका इंडस्ट्री एंड कंपेटिटिव एनालिसिस में, तो आपको उसमें टोटल कितने स्टेप्स लिखने हैं? 7 स्टेप्स लिखने हैं, जिसमें हमने पहला स्टेप किया था आपके साथ डोमिनेंट इकोनॉमिक फीचर्स ऑफ द इंडस्ट्री। सेकंड किया था नेचर एंड स्ट्रेंथ ऑफ द कंपटीशन। थर्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें एमसीक्यू बहुत ज़्यादा निकल सकते हैं आपके, ट्रिगर्स ऑफ चेंजेस, या दूसरा नाम था ड्राइविंग फोर्सेस। लास्ट था आपका आइडेंटिफाइंग दोज कंपनीज दैट आर इन अ स्ट्रॉन्गेस्ट और अ वीकेस्ट पोजीशन। हर तरीके से एक्स्ट्रा क्वेश्चन का हम कंप्लीट कर चुके हैं। पास्ट ईयर के पेपर, सजेस्टेड आंसर्स लाइन सब ले लिया था हमने। अब हमारे रिमेनिंग जो 3 स्टेप्स हैं, 5th स्टेप आपका बहुत इजी है, बहुत छोटा कंसेप्ट है, लेकिन जो 6th और 7th स्टेप है वो बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, और उनमें भी आपके बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस निकलते हैं जो पहले भी पास्ट ईयर के पेपर्स में पूछे जा चुके हैं। तो इसलिए ये लेक्चर भी आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए 1 बाय 1 करके आपके रिमेनिंग स्टेप्स को हम कंप्लीट करते हैं। तो 5th स्टेप है आपका स्ट्रेटेजिक मूव्स ऑफ राइवल्स। तो इसको देखिए क्या कहना चाहता है। इट इज एसेंशियल फॉर बिजनेस, बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है, टू अंडरस्टैंड, ये समझना, क्या द मूव्स ऑफ राइवल, दैट मीन्स कंपिटिटर्स जो आगे मूव्स लेने वाला है, जो वो चाल खेलेगा, उसको समझना बहुत जरूरी है। क्यों है? बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन कांट परफॉर्म इन अ लॉन्ग रन। यदि हम किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी फर्म या किसी बिजनेस की बात करें तो वो लॉन्ग रन में सर्वाइव परफॉर्म नहीं कर सकता without having competitive intelligence, without knowing the competitor strategy। तो आपको लेकिन वर्ड competitive intelligence ही लिखना है, क्योंकि आपके आईसीए के स्टडी मटेरियल में ये ही वर्ड दे रखा है, तो हमारे लिए कीवर्ड का काम करेगा की competitive intelligence। ठीक है, एक वर्डिंग और लिख देंगे इसके अंदर। competitive intelligence helps organization to decide whether to respond or defend। हम डिफेंड करें या उनको रिस्पोंड करें, उनको अटैक करें, ये भी डिसीजन लेने में आपको मदद करता है कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस। तो यही आपका 5th पॉइंट था। बहुत छोटा पॉइंट था, इससे कोई आपका एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं निकलता है। लेकिन अब जो हम करने जा रहे हैं आपके साथ, दैट इज 6th स्टेप की सक्सेस फैक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब आप पास्ट ईयर के एग्जाम पेपर को देखेंगे तो आपको इसके क्वेश्चंस भी मिलेंगे। सबसे पहले तो मीनिंग पे आ जाते हैं, ये क्या है आपका, एंड देन फिर हम इसकी डिस्कशन करेंगे और साथ में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करेंगे, जिससे आपका 100% ये कंसेप्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसमें याद रखने के लिए सबसे पहली वर्डिंग आपको याद रखनी है KSF, दैट मीन्स की सक्सेस फैक्टर्स आर द क्रिटिकल फैक्टर्स। क्या याद रखेंगे कि ये आपके क्रिटिकल फैक्टर्स हैं जो किसी भी बिजनेस, किसी भी फर्म के लिए इसेंशियल होंगे, जरूरी होंगे, ताकि वो उस इंडस्ट्री में ग्रो कर सके और प्रोस्पेरिटी की तरफ बढ़ सके या सक्सेस को अचीव कर सके। की सक्सेस फैक्टर्स में वो सभी क्रिटिकल फैक्टर्स आएंगे जो किसी भी फर्म के ग्रोथ के लिए जरूरी होते हैं, जो किसी भी फर्म के लिए सक्सेस में कंट्रीब्यूशन डालते हैं। तो एक एग्जांपल से हम डिटेल में समझते हैं ताकि आपकी कंसेप्ट की क्लैरिटी हो जाए इससे। जैसे मैं कहूँ ज्वेलरी का किसी का बिजनेस है या ज्वेलरी की जो इंडस्ट्री है, उसके अंदर मेन फोकस फैक्टर क्या होगा, आप क्या कहेंगे? तो सबसे पहले ज्वेलरी में जो चीज़ देखी जाती है वो देखी जाती है डिज़ाइन, या फिर आपका जो स्टोन्स लगे हैं या इसमें जो जेम्स हैं इसके, तो वो चीजें देखी जाती हैं, वो फोकस में है। तो यही सब पॉइंट क्या कहलाएंगे, दैट इज क्रिटिकल फैक्टर्स, इन शॉर्ट की सक्सेस फैक्टर्स।
हर एक इंडस्ट्री, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए की सक्सेस फैक्टर हमेशा अलग अलग होते हैं और साथ में टाइम टू टाइम ये चेंज भी होते रहते हैं। ऐसा नहीं कि अभी हमने ज्वेलरी में डिज़ाइन, स्टोन, जेम्स बोले हैं तो इन फ्यूचर भी यही रहेगा। तो कोई नया पॉइंट भी, नया फैक्टर भी जरूर आ सकता है इन द पॉइंट ऑफ की सक्सेस फैक्टर्स। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे एजुकेशन। इस इंडस्ट्री में सबसे क्रिटिकल फैक्टर्स क्या होगा? सबसे पहले क्वालिटी, कंटेंट कैसा होना चाहिए, क्वालिटी वाइज होना चाहिए। एंड देन फिर जहां हम पढ़ते हैं उसका इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे अच्छा होना चाहिए, डिस्टरबेंस नहीं होनी चाहिए, राइट? ओके। और क्या है, कॉस्ट भी मैटर करती है समहाउ। तो आप एजुकेशन इंडस्ट्री में जो फैक्टर्स क्रिटिकल होंगे उनको हम कहाँ डालेंगे? की सक्सेस फैक्टर्स में डालेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं, दैट इज जैसे आप ले लो रिटेल इंडस्ट्री। रिटेल इंडस्ट्री के अंदर मेन क्रिटिकल फैक्टर्स क्या होंगे जिससे आपकी इंडस्ट्री ग्रोथ की तरफ, सक्सेस की तरफ, प्रोस्पेरिटी की तरफ आगे बढ़ सकती है? तो आप एग्जांपल ले सकते हो, जैसे लोकेशन। लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इन द केस ऑफ रिटेल इंडस्ट्री। क्वालिटी, प्रोडक्ट आप कैसा दे रहे हो, सर्विस कैसी दे रहे हो, मोड ऑफ पेमेंट आपकी कैसी है, तो ये सब आपके क्या कहलाएंगे? की सक्सेस फैक्टर्स कहलाएंगे। अभी तो आपने समझ लिया लेकिन फिर भी क्लैरिटी आपको कम हुई है। अभी आपको ना रटने जैसी फीलिंग आ रही होगी कि की सक्सेस फैक्टर, चले ठीक है, क्रिटिकल फैक्टर्स हैं जो किसी भी फर्म को ग्रो करने के लिए या इंडस्ट्री में सक्सेस लेने के लिए, प्रोस्पेरिटी लेने के लिए जरूरी होते हैं। और दूसरी बात आपने समझी कि हर एक की सक्सेस फैक्टर इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी करता है और टाइम टू टाइम भी ये इंडस्ट्री में चेंज होते रहते हैं। ये तो बात कहने वाली हुई, आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे की सक्सेस फैक्टर? सबसे इम्पोर्टेंट है, एक कई बार आपके एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है की सक्सेस फैक्टर। तो क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज द की सक्सेस फैक्टर एंड हाउ टू आइडेंटिफाई की सक्सेस फैक्टर। जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको रिटेल इंडस्ट्री का, या दिया मैंने आपको एजुकेशन इंडस्ट्री का, या दिया ज्वेलरी की इंडस्ट्री में, ये की सक्सेस फैक्टर्स बोले। आप खुद से आइडेंटिफाई कैसे करोगे किसी भी इंडस्ट्री में की सक्सेस फैक्टर? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट आइडेंटिफिकेशन ऑफ की सक्सेस फैक्टर। तो इसको और लेती हूँ, मैं आपके साथ समझाती हूँ पहले कि सक्सेस फैक्टर को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। हाउ टू आइडेंटिफाई की सक्सेस फैक्टर इन एनी इंडस्ट्री, इन एनी इंडस्ट्री। आइडेंटिफिकेशन हमें समझनी है। तो इसके अंदर सबसे पहले आप ऐसे समझ लो, 3 क्वेश्चंस अपने पास लेके आना जो आपको किसी भी इंडस्ट्री में आइडेंटिफाई करने में कि किसी इंडस्ट्री की सक्सेस फैक्टर क्या होंगे, उसमें आपको हेल्प करेंगे। इन शॉर्ट मैं कहूँ कि आपके 3 क्वेश्चंस हैं जो हेल्प करते हैं आइडेंटिफाई करने में किसी भी इंडस्ट्री के की सक्सेस फैक्टर्स। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या होगा तो वो देखते हैं। सबसे पहले, कौन सा ऐसा बेस है, ध्यान से सुनना, कौन सा ऐसा बेस है जिसके कारण कस्टमर प्रोडक्ट को चूज करता है? कौन सा ऐसा बेस है, कौन सा ऐसा मेन फाउंडेशन है, आधार है, जिसके ऊपर रहकर कोई भी कस्टमर एक प्रोडक्ट को चूज करता है? दैट मीन्स कस्टमर कैसे चूज करता है किसी प्रोडक्ट को लेना ओवर द अदर्स। दैट मीन्स यदि एक प्रोडक्ट आपके चूज करना है किसी भी कस्टमर को, उसके पास ऑप्शन 3 है, तो कौन सा ऐसा बेस है जो 3 में से वो एक प्रोडक्ट को चूज कर लेगा? आप कहोगे प्राइस, क्वालिटी, है ना? इसी तरीके से फैक्टर्स की आपके, मान के चलो घर के पास कोई शॉप है, यानी कि लोकेशन बहुत पास में है, तो वो एक ऐसा बेस जितने भी होंगे जो कस्टमर जिसके कारण एक प्रोडक्ट को चूज कर लेता है ओवर द अदर्स, तो वो सबसे पहला आपको क्वेश्चन पूछना है टू आइडेंटिफाई की सक्सेस फैक्टर इन एन इंडस्ट्री। किसी भी इंडस्ट्री में की सक्सेस फैक्टर मुझे ढूंढना है तो उसमें वो सारे फैक्टर्स आएंगे जिसके बेस पर कस्टमर एक प्रोडक्ट को चूज करता है ओवर दी अदर्स। ये बात समझ में आई? अच्छे से चल दूं मैं आगे?
या एक बार दोबारा बोलूं? चलो एक बार मैं दोबारा से शॉर्ट में बोल देती हूँ। हमें 3 क्वेश्चंस आइडेंटिफाई करने में मदद करते हैं किसी भी इंडस्ट्री में की सक्सेस फैक्टर। उसमें पहला क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा बेस फाउंडेशन है जिसके ऊपर कस्टमर डिपेंड होकर किसी प्रोडक्ट को चूज करता है। उस बेस में जरूरी नहीं एक ही पॉइंट आए, बहुत सारे पॉइंट आ सकते हैं, जैसे प्राइस हुआ, क्वालिटी हुआ, या फिर आपके लोकेशन हुई, कोई भी ऐसा बेस जिस पर कस्टमर एक प्रोडक्ट को चूज करता है। ठीक है। सेकंड है कि आपका रिसोर्सिस क्या चाहिए, या कौन सी ऐसी कंपेटिटिव कैपेबिलिटीज चाहिए। दैट मीन्स कंपटीटर्स हैं आपके, तो उनसे लड़ने के लिए क्या कैपेसिटी चाहिए, क्या कैपेबिलिटीज चाहिए, ताकि आप सक्सेस आपको मिल जाए। तो ये क्वेश्चन आपको ये भी आइडेंटिफाई करने में मदद करता है कौन से ऐसे रिसोर्सेज हैं, प्लस एंड कौन सी ऐसी कैपेबिलिटीज हैं जो आपको चाहिएगी, जो रिक्वायर्ड है टू बी कम्पिटिटिवली सक्सेसफुल। यानी कि सब कंपिटिटर्स को हराने के लिए कौन सी ऐसी कैपेसिटी है, कौन सी ऐसी कैपेबिलिटी है, कौन से ऐसे रिसोर्सेज है जो आपको चाहिएगी। मान के चलो आपके फाइनेंशियल जो कंपेयर करें तो आपके कंपिटिटर्स बहुत फाइनेंशियली स्ट्रोंग है, तो आपके लिए रिसोर्स क्या हो जाएगा कि फाइनेंस आपको स्ट्रोंग चाहिए टू कम्बैट विद द योर कंपिटिटर्स। आपको अपने कंपिटिटर से लड़ने के लिए फाइनेंस स्ट्रोंग करना है, तो ये आपके लिए रिसोर्स में एक रिक्वायरमेंट हो जाएगी। नेक्स्ट है कंपिटिटिव की स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है या उसकी मैनेजमेंट काफ़ी अच्छी है, तो ये भी आपके लिए फैक्टर कहलाएगा। तो वो सब पॉइंटों को हम सेकंड क्वेश्चन के अंदर आइडेंटिफाई करेंगे और उनको एक साथ इकट्ठा कर लेंगे। पहला पॉइंट क्या था कि कस्टमर कौन से ऐसे बेसिस पर एक प्रोडक्ट को चूज करता है, वो सब बेस ले लो एक पॉइंट के अंदर। दूसरा, कंपटीटर से हमें लड़ना है, कंपटीटर्स को हराना है, तो उसके लिए कौन से रिसोर्सेज चाहिएंगे, कौन सी ऐसी कैपेबिलिटीज चाहिएंगी जिसके बेस पर आप अपने कंपटीटर्स से अच्छे से लड़ पाओ। लास्ट है आपका कि किस तरीके से आप कोई भी, यानी कि कोई भी जो सेलर है, कोई भी फर्म है या कोई भी बिजनेस है, अपना सस्टेनेबल, एक बहुत टेक्निकल वर्ड लिख रही हूं मैं आपका, एक है सस्टेनेबल प्लस एक वर्ड है कंपेटिटिव एडवांटेज। कंपेटिटिव एडवांटेज दैट मीन्स यूनिकनेस। कंपेटिटिव एडवांटेज का मीनिंग क्या होता है? यूनिकनेस। और सस्टेनेबल का मतलब ये नहीं कि आज है कल है लेकिन परसों नहीं होगी। सस्टेनेबल दैट मीन्स आपका रहे, वो बहुत एक लंबे समय तक यूनिकनेस रहे, इस तरीके का पॉइंट आपको ढूंढना है। किस तरीके से एक सेलर अचीव कर सकता है सस्टेनेबल कंपैरेटिव एडवांटेज। तो ये 3 पॉइंट आपको आइडेंटिफाई करने में मदद करते हैं। ये मेरी वर्डिंग नहीं है, ये आपकी आईसीआई की स्टडी मटेरियल के कीवर्ड मैंने लिए हैं ताकि आपको मैं कुछ रिटेन आपकी मेमोरी में करवा पाऊँ। तो हमें पेपर में भी इसी तरीके से लिखना है। और फाइनली की सक्सेस फैक्टर का इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है व्हाट इज की सक्सेस फैक्टर, डिफाइन विद द हेल्प ऑफ द एग्जांपल्स। तो ये आपका पहला क्वेश्चन। एंड एक क्वेश्चन ये की सक्सेस फैक्टर है क्या एंड हाउ टू आइडेंटिफाई द की सक्सेस फैक्टर्स। सेकंड क्वेश्चन ये बनता है। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में यही निकलेगा और यही आपको पास्ट ईयर के पेपर्स में मिलेंगे और गारंटी से इससे बाहर की सक्सेस फैक्टर का कोई भी क्वेश्चन ना तो है और ना ही आ सकता है। हम ये की सक्सेस फैक्टर कहाँ पढ़ते हो आप? इंडस्ट्री एंड कंपिटिटिव एनालिसिस के टॉपिक में पढ़ते हो। कहाँ पढ़ते हैं? इंडस्ट्री एंड कंपिटिटिव एनालिसिस के टॉपिक में। और कौन सा स्टेप है ये? आपका 6 स्टेप है। 6 स्टेप के नाम ही आपका किससे दिया है? की सक्सेस फैक्टर से दिया है। याद रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि सक्सेस फैक्टर आ गया तो आप ऐसे याद रखते अरे कहाँ से आया। आपको याद रखना है कि कौन से टॉपिक में है ये। अभी हम रीड आउट कर लेते हैं जिससे आपको आसान भाषा में समझ भी आएगा और प्रेजेंटेशन भी आपको क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले आप देंगे की सक्सेस फैक्टर आर द क्रिटिकल फैक्टर्स। ये टेक्निकल वर्ड आपको कीवर्ड में दे रखे हैं इसलिए आपको ये वर्ड लेना पड़ेगा। क्रिटिकल फैक्टर्स हैं जो बहुत जरूरी हैं, विच आर इसेंशियल फॉर एनी फर्म। किसी भी फर्म के लिए बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि टू ग्रो एंड प्रोस्पर इन अ इंडस्ट्री। उस इंडस्ट्री के अंदर आपको ग्रो करना है, सक्सेस लेनी है, प्रोस्पेरिटी लेनी है, तो उसके लिए आपको ये क्रिटिकल फैक्टर्स चाहिए। इन शॉर्ट आप ये कह सकते हो वो सारे फैक्टर्स जिससे आप सक्सेस अचीव कर सकते हो, वो सभी फैक्टर्स क्या किस कैटेगरी के अंदर आते हैं? की सक्सेस फैक्टर्स के अंदर आते हैं।
शॉर्ट में ये है, लेकिन वर्डिंग आपको पेपर में ये डालनी है। नेक्स्ट है, एक पॉइंट और लिखेंगे, की सक्सेस फैक्टर वेरी फ्रॉम इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। हर एक इंडस्ट्री में अलग अलग होता है। जैसे मैंने आपको ज्वेलरी में अलग की सक्सेस फैक्टर्स बोले, एजुकेशन में अलग बोले, रिटेल इंडस्ट्री के अंदर अलग बताए, एंड इवन वेरी फ्रॉम टाइम टू टाइम विद इन द सेम इंडस्ट्री। उसी इंडस्ट्री, जैसे रिटेल के अंदर मैंने बोल दिया आपको लोकेशन है या कॉस्ट है, मोड ऑफ पेमेंट है, तो जरूरी नहीं यही आपके की सक्सेस फैक्टर कहलाएंगे। टाइम टू टाइम आपके ये फैक्टर्स चेंज भी होते रहते हैं। तो ये पॉइंट लिखना, इस पर एमसीक्यू बहुत अच्छे से निकलेगा, इसलिए ध्यान से याद करके जाना, और यदि आ गया तो प्लीज उसको ये रियलाइज करना कि हमने कहाँ पढ़ा था। ठीक है, एंड देन फिर एग्जाम्पल, एक नहीं दो नहीं तीन तीन एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, आपको कोई दो पक्के करके जाने हैं, कोई भी ले लेना, सब अच्छे हैं। इन एजुकेशन इंडस्ट्री की सक्सेस फैक्टर क्या है? क्वेश्चन इवन ये भी आ सकता है 2 मार्क्स में, व्हाट आर द की सक्सेस फैक्टर्स इन एजुकेशन इंडस्ट्री। इतना डेप्थ में पढ़ के जाना है, कुछ छोड़ के नहीं जाना। जो नोटिंग में लिखा हुआ है सब इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से क्वेश्चन आए हुए हैं, उन सबको मर्ज करके आपको ये कंसेप्ट दिए जा रहे हैं। तो एजुकेशन इंडस्ट्री में की सक्सेस फैक्टर्स क्या हैं? जैसे कॉस्ट है, क्वालिटी है या इंफ्रास्ट्रक्चर है। ऐसी रिटेल इंडस्ट्री के अंदर की सक्सेस फैक्टर क्या होंगे? लोकेशन, कि कहाँ पर आपकी शॉप एग्जिस्ट करती है। रेंज ऑफ प्रोडक्ट क्या है, किस रेंज से आप सिर्फ पुअर लोगों के लिए आप रिटेल इंडस्ट्री में हो, या फिर आप रिच भी है, मिडिल भी है और आपका पुअर भी है, सब कैटेगरी के प्रोडक्ट आपको मिलते हैं। कॉस्ट कैसा है, आपका मोड ऑफ पेमेंट आप कैसे एक्सेप्ट करते हो, बैंक डायरेक्ट पेमेंट एक्सेप्ट करते हो, इलेक्ट्रॉनिक मोड भी है या सिर्फ कैश बेसिस है, पेटीएम, गूगल पे सब है या नहीं है, वो सब आपके फैक्टर्स कहाँ के लाएंगे? रिटेल इंडस्ट्री में आएंगे की सक्सेस फैक्टर के पॉइंटों में। लास्ट है ज्वेलरी के केस में, ज्वेलरी इंडस्ट्री में, बिजनेस के में, द डिजाइन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ जेम्स एंड स्टोन्स आर द की सक्सेस फैक्टर्स। ये बिल्कुल याद करके जाएंगे आप। तो हम ये कह सकते हैं, सो वी कैन से दैट की सक्सेस फैक्टर हेल्प्स टू किसमें? शेप द कंपनी टू बी सक्सेसफुल। या कंपनी सक्सेस की तरफ जाना चाहती है तो उसमें शेप देने का काम कौन करता है? की सक्सेस फैक्टर करता है। तो फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में आएगा, डैश हेल्प्स टू शेप द कंपनी टू बी सक्सेसफुल, और पॉइंट दे देंगे आपको 4, जैसे एमसीक्यू में आता है। तो आपको बहुत अच्छे से पकड़ के जाना, 100% अटेम्प्ट कर पाओगे, हर तरीके का क्वेश्चन करके आओगे आप एग्जाम के अंदर, कुछ छूटेगा ही नहीं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफिकेशंस ऑफ की सक्सेस फैक्टर्स। सबसे पहले वही 3 क्वेश्चंस हैं जो हेल्प करते हैं आइडेंटिफाई करने में की सक्सेस फैक्टर। क्या 3 ही लिखने, इससे ज़्यादा हम बढ़ाना चाहें नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि आईसीआई में जो स्टडी मटेरियल है आप देखेंगे तो उसमें 3 क्वेश्चन ही लिखे हुए हैं। पहला है वो बेस, वो फंडामेंटल पॉइंट विच जिसके पास आप कस्टमर चूज करता है एक प्रोडक्ट को ओवर दी अदर्स, वो बेसिस ऑन विच कस्टमर चूजेस वन प्रोडक्ट ओवर द अदर। कस्टमर चूज करता है एक प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट की बजाय, तो वो सब बेसिस हम डालेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर। सेकंड है, क्या रिसोर्सेज, कॉम्पिटिटिव कैपेबिलिटीज रिक्वायर्ड टू बी कॉम्पिटिटिवली सक्सेसफुल। कॉम्पिटिटिवली का मतलब कॉम्पिटिटर्स से हमें आगे जाना है, कॉम्पिटिटर्स को पीछे हमें कर देना है, तो उसके लिए क्या रिसोर्सेज चाहिएंगी और क्या कैपेबिलिटीज चाहिएंगी, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन होगा। और थर्ड होगा कि किस तरीके से सेलर अचीव करेगा सस्टेनेबल कंपेटिटिव एडवांटेज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निकल वर्ड है सस्टेनेबल कंपेटिटिव एडवांटेज, दैट मीन्स एक यूनिकनेस। कंपेटिटिव एडवांटेज को सिंपल भाषा में क्या बोलते हैं? यूनिकनेस। लेकिन आपको यूनिकनेस नहीं लिखना है, आपको कंपेटिटिव एडवांटेज ही लिख के आना है। सस्टेनेबल दैट मीन्स आपका बहुत लंबे समय तक रहे, ऐसा नहीं कि आज यूनिकनेस लिया कल किसी ने कॉपी कर ली और आपका यूनिकनेस खत्म हो गया, तो ऐसा नहीं होगा या ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन आपका थर्ड कैटेगरी में आता है की सक्सेस फैक्टर्स के लिए आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो यहीं पर आपका की सक्सेस फैक्टर फिनिश हो जाता है क्वेश्चन और कंसेप्ट। अब लास्ट स्टेप रह गया, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट 7th स्टेप है इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटिटिव एनालिसिस के फैक्टर्स में प्रोस्पेक्ट्स एंड फाइनेंशियल अट्रैक्टिवनेस ऑफ द इंडस्ट्री। आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि मुझे इस इंडस्ट्री में रहना है या मुझे इस इंडस्ट्री को चूज करना है या नहीं करना है। फाइनली अब हमें आंसर मिल जाएगा अपना, जो हमने फर्स्ट डे स्टार्ट किया था फैक्टर्स के समय पर, कि हम कभी भी एक इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं तो हमें कैसे पता लगेगा कि हम उस इंडस्ट्री को अडॉप्ट करें या नहीं अडॉप्ट करें। तो इसका आंसर अब फाइनली हमें मिलने जा रहा है थ्रू द पॉइंट ऑफ 7।
फाइनल स्टेप है, बिल्कुल फाइनल स्टेप है। किसका है? इंडस्ट्री एंड कंपेटिटिव एनालिसिस का। दैट मीन 7 स्टेप है, तो लास्ट स्टेप तो है ही। ये क्या कहता है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझना। ये स्टेप और कुछ नहीं, नया स्टेप नहीं है। जो रिजल्ट आया है प्रीवियस 6 इश्यूज का, रीजंस का या फैक्टर्स का या स्टेप्स का, उससे आपको कंक्लूजन निकालना है। अपने 6 पॉइंट किए, जिसमें से मैंने अभी आपके 5 पॉइंट्स अभी यहाँ लिखे हुए हैं। आप आइडेंटिफाई करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहला था डोमिनेंट इकोनॉमिक फीचर्स, आपने आइडेंटिफाई कर लिए। नेचर स्ट्रेंथ आपको पता लग गई, बिजनेस की ट्रिगर्स ऑफ चेंज अच्छे से आपने समझ लिए। फिर आपने ये पता चल गया कि आप कौन सी कंपनी स्ट्रॉन्ग में है और पोजीशन में है और कौन सी वीक पोजीशन में है। फिर आपने अपने कंपटीटर्स के मूव्स को भी जान लिया, एंड देन आपने उस इंडस्ट्री में की सक्सेस फैक्टर्स को भी पहचान लिया, जान लिया। अब 7 स्टेप आपका है लास्ट, कि आपको अब ये डिसाइड करना है कि उस इंडस्ट्री में फाइनली हम एंटर करें या नहीं करें। तो उसके लिए आपको जो ये 6 स्टेप्स हैं उनके कंक्लूजन को ध्यान में रखना होगा, उनको यूज करना होगा। दिस स्टेप यूजेस द रिजल्ट ऑफ प्रीवियस 6 इश्यूज टू ड्रॉ कंक्लूजन अबाउट, क्या है टेक्निकल वर्ड, रिलेटिव अट्रैक्टिवनेस और अनअट्रैक्टिवनेस। टेक्निकल वर्ड को ये क्या याद रखना है, रिलेटिव नॉट एब्सोल्यूट। हमेशा जो आप एनालिसिस ये कर रहे हो, इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटिटिव एनालिसिस जो कर रहे हो, वो हमेशा रिलेटिव अप्रोच का है, ना कि एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट कुछ नहीं होता है, एब्सोल्यूट आपको आंसर नहीं देगा। कोई भी एनालिसिस आपको कौन सा आंसर देगा, रिलेटिव देगा। तो आप कहेंगे कंक्लूजन ड्रॉ करना है तो रिलेटिव कंक्लूजन निकलेगा, अट्रैक्टिवनेस और अनअट्रैक्टिवनेस। अट्रैक्टिवनेस दैट मीन्स पॉजिटिव, यस आप उस इंडस्ट्री में एंटर कर सकते हो। अनअट्रैक्टिवनेस का मीनिंग है कि नेगेटिव आपका रिजल्ट आया है, आपको उस इंडस्ट्री में एंटर नहीं करना चाहिए। ऑफ द इंडस्ट्री इन नियर टर्म और एंड लॉन्ग टर्म, ठीक है। आने वाले समय में या आने वाले फ्यूचर में, लंबे समय में आपको कंक्लूजन ड्रॉ करने का काम कौन करेगा, 7 स्टेप करेगा। तो ये फैक्टर्स में कौन से कंक्लूजन बेस की तरह काम आएंगे, तो ये देखिए, द फैक्टर्स ऑन विच कंक्लूजन इज बेस्ड। सबसे पहले आपके कंपटीशन का इफेक्ट कितना है प्रॉफिट पर, आपके कंपटीशन वाले जो कंपटीटर्स हैं उनका प्रॉफिट पर कितना इफेक्ट है। नेक्स्ट है कि ट्रिगर्स ऑफ चेंज, जो आपका थर्ड स्टेप था, उसका इफेक्ट कितना है, किस पर, प्रॉफिट पर। गवर्नमेंट की पॉलिसीज का आपकी इंडस्ट्री पर कितना इफेक्ट है। जैसे हम बैंक की इंडस्ट्री ले रहे थे, तो बैंक की इंडस्ट्री में यदि गवर्नमेंट की पॉलिसी में चेंज आ गया तो आपकी इंडस्ट्री पे हाई चेंजेस है। इसी तरीके से ये भी हाई है, मान के चलो ये भी हाई है। नेक्स्ट है रेट ऑफ रिटर्न ऑफ इंडस्ट्री, इंडस्ट्री की रेट ऑफ रिटर्न क्या है, क्या तो बहुत हाई है, दैट इज प्लस पॉइंट हुआ, फेवरेबल पॉइंट हुआ। फ्यूचर ऑफ इंडस्ट्री, बैंक की इंडस्ट्री तो बहुत ग्रोथ करेगी, तो ये भी फेवरेबल पॉइंट हुआ। डिग्री ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, डिग्री ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, यदि आपकी इस तरह की इंडस्ट्री में रिस्क कितना है, आपका पैसा डूबने का कितने चांसेस हैं, फ्यूचर में कितने चेंजेस आने के चांसेस हैं, तो ये सब आपको देखना है। मान के चलो ये भी आपका ज़्यादा है, तो ये क्या पॉइंट हो गया, नेगेटिव में आ गया। इफेक्ट ऑफ कंपटीशन ज़्यादा है तो ये नेगेटिव में। ट्रिगर्स ऑफ चेंजेस बहुत ज़्यादा तो ये नेगेटिव पॉइंट हुआ। गवर्नमेंट पॉलिसी ज़्यादा चेंज हो रही है या ज़्यादा इफेक्ट है तो ये भी नेगेटिव हुआ। तो टोटल आपके कितने पॉइंट थे, ये 6 स्टेप थे। टोटल कितने थे, ये 6। तो 6 स्टेप में से आप क्या करेंगे, अबोव एवरेज, अबोव एवरेज दैट मीन्स 4 या 4 से ज़्यादा आपके पॉइंट अनफेवरेबल में है, अनअट्रैक्टिवनेस में है, तो आप उस इंडस्ट्री में एंटर नहीं करोगे। यदि 4 से ज़्यादा आपके फेवरेबल पॉइंट आ गए तो आप क्या करोगे, उस इंडस्ट्री में एंटर कर लोगे। इसी पॉइंट को हमें लिखना है। इफ एन इंडस्ट्रीज ओवरऑल प्रॉफिट प्रोस्पेक्ट्स आर अबोव एवरेज दैट मीन्स टोटल 6 हैं, 6 में से 4 आपके ज़्यादा हुए, 4 है या 5 है, तो ये पॉइंट अबोव एवरेज कहलाएगा। देन द इंडस्ट्री कैन बी कंसीडर्ड अट्रैक्टिव। और इसी तरीके से आपके लेस देन 4 हैं, लेस देन 4 पॉइंट आपके फेवरेबल में है, तो वो क्या कहलाएगा, अनअट्रैक्टिवनेस कहलाएगी। यानी इफ एन इंडस्ट्री ओवरऑल प्रॉफिट प्रोस्पेक्ट्स आर बिलो एवरेज देन द इंडस्ट्री कैन बी कंसीडर्ड अनअट्रैक्टिव। ये पूरा एमसीक्यू के लिए निकलते हैं, जो आपको साइड में लिख के दे रखे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसी तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है, इस पर करेक्ट और इनकरेक्ट भी आ सकता है, तो इसलिए ध्यान रखेंगे। और लास्ट हमने बोल ही दिया था, अट्रैक्टिवनेस जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर रिलेटिव टर्म की बात कर रहे हैं, नोट अ एब्सोल्यूट टर्म। तो फाइनली आपके इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटिटिव एनालिसिस के 7 के
स्टेप हमने आपके साथ कंप्लीट किए, अच्छे से किए, वर्डिंग देखी, प्रेजेंटेशन देखा, और साथ में सबसे अच्छी बात क्या है कि हमने इसके साथ ही, कंसेप्ट के साथ ही आपका सब कुछ स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस मटेरियल के क्वेश्चन, एक्स्ट्रा पास्ट ईयर के पेपर्स के क्वेश्चन या सजेस्टेड लाइन में जो आपको आंसर लिख के आने थे, उन सबको हमने इकट्ठा ही किया। यानी कि जो टाइम हमारा कंज्यूम हो रहा है, तो उसमें ये नहीं है कि आपको और जगह पर टाइम कंज्यूम करने की जरूरत रहेगी। आपका हर तरीके से कंसेप्ट भी समझते जा रहे हैं और साथ में हर तरीके की बातें भी कवर होती जा रही हैं। और इसका प्रूफ मैं साथ साथ में आपको लेक्चर्स के थ्रू अब दे ही रही हूँ। तो ओल्ड सिलेबस के स्टूडेंट्स को तो प्रूफ साथ साथ में मिल ही रहा है, अब नए सिलेबस के स्टूडेंट्स को भी जल्द ही इनके प्रूफ मिलते जाएंगे, ताकि आपका कॉन्फिडेंस और भी इंक्रीज हो जाएगा। तो यहीं पर फाइनली हमने आज के लेक्चर में इंडस्ट्री एंड कंपेटिटिव एनालिसिस के टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। और अब हम नेक्स्ट लेक्चर में किसी नए एनालिसिस की शुरुआत करेंगे।